मैं सभी जी जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, आप लोगों ने समय निकाल के मेरे को इसमें ऑप्शन पे दिया, लेकिन ये इस पर आपको और ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से संगठन में काम कर रहे हैं, हम एक बैनर के नीचे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी है पे, क्योंकि ये घटना पहले कई साथियों के साथ हो चुकी है, इस बार मेरे साथ हुई है और आगे पता नहीं कितने साथियों के साथ होगी, तो इस पर आप लोगों की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं किसी काम को करने की, तो राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए हम अपने संगठन को एक क्षेत्रीय स्तर पर नहीं रोक सकते। और हमको आज के मुद्दे पर इस विषय को थोड़ा सा और ज्यादा गंभीरता से लेना था और वरिष्ठ सदस्यों के सामने लेना था, जिस चीज के लिए मैं खेद जाहिर कर रहा हूँ खुले स्तर पर, मेरे को इसमें माफी चाहूंगा मैं, लेकिन मेरे को बोलना पड़ रहा है, दुख है इस बात का, क्योंकि अगर हम अपने साथियों को, जो हम अपने सदस्यों के को होस्ट के रूप में लेके जिनको चल रहे हैं, हम उनके लिए साथ में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम बाकी सदस्यों के लिए हम किस तरीके से उनको एश्योर कर पाएंगे कि हम उनके साथ हैं। दूसरी बात, चलिए अभी मैं जैसा कि आत्मदीप जी ने कहा कि आज का जो मुद्दे पर मेरे साथ जो हुए घटनाक्रम पर वो जानना चाह रहे हैं, तो घटनाक्रम पर मैं जैसे कुछ थोड़ी सी बातें शुरू से बता देता हूं कि भाई मैं 2017 दिसंबर से आरटीआई एक्टिविज्म के इसमें आया हूं। इससे पहले मेरे को एक्टिविज्म का ए और आरटीआई का आर नहीं मालूम था। 2017-18 से जो है मैं हेल्थ सेक्टर्स पे काम कर रहा था, और हेल्थ सेक्टर्स पर हमने बहुत सारे मैटर्स पे काम किए। इसमें बच्चों के भी मामले बहुत सारे हैं मेरे पास बोलने के लिए, उसमें भी बहुत कुछ है, क्योंकि हमने ऐसे कई सारे मामलों को खोज के निकाला है कि पूरे के पूरे जो ब्लड बैंक्स है बंद हुए, क्योंकि बच्चों को 2600 बच्चों का आंकड़ा हमने निकाला था, जिसमें बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे, और उसमें से सिर्फ 800 बच्चों के माता पिता एचआईवी पॉजिटिव थे। 1800 बच्चे एचआईवी कैसे थे, इसका जवाब शासन नहीं दे पाई। हमने इस कारण से देश में पहली बार हुआ था कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के हमने ब्लड बैंक को बंद करवाया, हमने 78 ब्लड बैंक्स को सस्पेंशन करवाया, हमने जो है यहाँ पे बच्चों के दांतों के लिए, सब चीजों के लिए बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, हमने ये सब भी, इन चीजों पर भी रोक लगाया। ऐसे बहुत सारे हमने मामले जो बच्चों और हेल्थ से जुड़े हैं, इसको मैंने 2018-19 में किए हैं। 2019 में जो है प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की योजना लागू की थी, 15 अगस्त को उन्होंने लाया था। इसके अंदर में देश में जो 70 सालों में पहले कभी नहीं हुआ था, 70 सालों में जो है लोगों को पानी के जो कनेक्शन नहीं पहुंचे थे, हमारे देश में करीबन आज ग्रामीण क्षेत्रों में 15 अगस्त 2019 तक सिर्फ 3 करोड़ कनेक्शंस थे लोगों के पास। 3 करोड़ घरों में ही सिर्फ पानी के घर में जल की सप्लाई थी, जिसका टारगेट बढ़ा के सरकार ने 43 करोड़ का किया है घरों के कनेक्शन का। क्योंकि हमारे यहाँ सुखवेड़ा का मामला चल रहा था उस समय, सुखवेड़ा में किडनी से लोग जो है मर रहे थे गंदे पानी की वजह से। उस मुद्दे से मैं पानी के विषय में 2019 से इस मुहिम में जुड़ा था, और ये मुहिम आ जाने के बाद हम लोगों को यही लग रहा था कि जब इतनी बड़ी योजना ला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो देश और राज्य सभी के लिए है, और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग इसमें 20,000 करोड़ की योजना बनी थी, तब से मैं इसमें जुड़ के 2020 से काम कर रहा हूँ। लास्ट ईयर हमने इसके लिए एक ग्रुप भी बनाया था अलग से, नेशनल आरटीआई ग्रुप का, एक जल जीवन मिशन का एक अलग ब्रांच बनाया था, लेकिन वहां पर आरटीआई और अदर एक्टिविज्म में वो ग्रुप का सत्यानाश हो गया। बट हम उसमें रेगुलर काम कर रहे थे। हमने 9,000 करोड़ का टेंडर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जारी किया था, जिसमें से 7,000 करोड़ का टेंडर गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को दे दिया जिसको उस काम से कोई लेना देना नहीं था और किसी भी तरीके से जुड़ते नहीं थे, और उन इलाकों का काम शुरू करने के लिए उन लोगों को काम दिया जो मैदानी इलाके में आता है। जबकि छत्तीसगढ़ पहाड़ी और नक्सलाइट बेल्ट से जुड़ा हुआ इलाका है, तो हमने उस टेंडर्स का पूरा विरोध किया था, हर तरीके के मामलों को उठाया था। सरकार को उस टेंडर को पूरा का पूरा निरस्त करना पड़ा था। मेरे जो भी साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, लास्ट ईयर से हमने इस मामले पर काम करना शुरू कर चुके थे, और इस पर हमने ये बहुत बड़ी विजय हासिल की थी। और मार्च में जब मार्च 2021 में ये वापस टेंडर लगना चालू हुआ, तो हम लोगों को एक बात तो समझ में आ गई थी कि हम लोगों को ऑफिस के अंदर में सिर्फ पीआईओ के टेबल और अपीलेट अथॉरिटी के टेबल से आगे हमको कहीं जाने नहीं मिल पा रहा था। हम अंदर घुसकर इस पे काम नहीं कर पा रहे थे। इंफॉर्मेशन आपको वही मिलती है, क्योंकि आज के डेट में सरकार के भी ना दो फाइल बनने लग गए हैं। एक फाइल जो होता है एक्चुअल होता है, और एक फाइल जो होता है आपको दिखाने के लिए अलग से बना दिया जाता है। ये स्थितियां भी चल रही हैं। जब हमने इस चीजों को समझने की कोशिश की, तो हमको एक बात तो समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरे को भी अपनी आजीविका का भी मेरा अपना इशू था, क्योंकि मैं पहले सोलर और पावर बैकअप इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, और
कोविड के बाद से जो सोलर है और पावर बैकअप इंडस्ट्रीज है, जिस जगह मैं जॉब कर रहा था उस जगह की जॉब में बड़ी दिक्कत आ गई थी मेरे को कोविड के कारण से, क्योंकि उनके भी काम चलना कमजोर हो गए थे। तो मजबूरी में हमने एक कंपनी के साथ जो कि इस पर ठेकेदारी के लिए आना चाहती थी, हमने उनको कन्विंस किया कि भाई आप जो है ईमानदारी से काम करेंगे, सारी चीजों को करेंगे, हम इसमें एक एज ए उसमें काम करके उनको एक एश्योर्ड किया। और हमने यहाँ पे मई 2021 से काम के लिए हमने उनको तैयार करके शुरू किया था। जब हम घुसे उसके अंदर टेंडर के अंदर में, तो लोगों की यहाँ पे हमने पकड़ के निकाला कि लोग लॉबी बना बना के किस तरीके से टेंडर भर रहे हैं, किस तरीके से टेंडर में हेराफेरी की जाती है, किस तरीके से, अब जबकि ऑनलाइन टेंडर हो गया है, लेकिन ऑनलाइन टेंडर के बाद भी किस तरीके से उसमें सेटअप हो रहा है, इन सारी बातों को हमने खोज कर निकाला। देखो सबसे जरूरी क्या हो जाता है, जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो आपकी लड़ाई को ना बड़ा बनाना बहुत जरूरी होता है, और लड़ाई तभी बड़ी बन सकती है जब आप ऑनेस्टली और ईमानदारी से एक प्रॉपर टारगेट सेट करके काम कर रहे हो। हमारे बाकी साथियों के साथ एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, इनको ये मुश्किल नहीं मालूम रहता कि सबसे जरूरी उनका लक्ष्य क्या है, उनका टारगेट क्या है, वो किससे लड़ रहे हैं, वो लड़ाई से उससे समाज को और देश को कैसे लाभ होगा। आपका एक्चुअल जो गोल है वो सिर्फ पैसों तक हम नहीं सीमित रख सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे पूरे सिस्टम में इस तरीके से हर कदर है कि कोर्ट के बेंच के सामने बैठ के बाबू भी रिश्वत लेता है, हर पुलिस वाला रिश्वत लेता है, हर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रिश्वत लेता है, हर बस में, हर ट्रेन में, हर जगह आप जहां चले जाओ रिश्वत रहता है। आप घर में अपने बच्चे को रिश्वत देते हो चुप कराने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, मतलब बिना लालच दिए आप कोई काम नहीं करा पा रहे। ऐसी गंदी स्थिति में हम लोग अपने समाज को लेके चले गए हैं। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद हमने उसके अंदर एक एज ए स्टिंग पैटर्न पर हमने काम किया। हम जब अंदर गए तो उससे सबसे बड़ा फायदा हुआ, हर मीटिंग्स में, हर टेंडर्स में, हर प्री बिड्स में हम पूरा निकाल के रखे हो, बिस्तर में रखे हो तो बिस्तर में रख। प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लें, कोई साथी अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर। सॉरी। तो हम लोग जब अंदर घुसे तो अब हमको अब ये मालूम है कि पैसे कौन लेता है, कैसे लेता है, किस काम के लिए लेता है, किस किस काम के लिए लेता है, कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, गड़बड़ को कैसे रोका जाए। हमने मतलब सिस्टम के अंदर में घुसने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन हम आरटीआई निकाल रहे हैं, काफी इन्फॉर्मेशन की तो आपको नीड ही नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पोर्टल में, चीजों में, वो कॉमर्शियल रूप से वो वहां पे पहले से अवेलेबल होती है। हम सिर्फ क्या कर पाते हैं कि हम सिर्फ ऐसी चीजें मांग लेते हैं, अरे कितने में टेंडर भरा, कौन भरा, कैसे किया, मतलब हम उन कॉमन चीजों पर जाते हैं जिस चीजों को गवर्नमेंट पहले से जानती है कि डॉक्यूमेंट कहाँ पर ओके रखना है। इस कारण हमारे साथी जो है सालों साल लड़ते रह जाते हैं और उसका कोई अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं लेकर आते पाते। आज ये स्थिति ले आए हैं हमने इस योजना में काम करके, सिर्फ 2 महीने में। मैं बोलता हूँ कि मैं 3 साल भी इस योजना में काम करता रहता, मैं वो स्थिति पे नहीं ला पाता जो सिर्फ 2 महीना हमने उसके अंदर घुस के काम करने से ले आया। उनके पूरे सिस्टम को हमने कर दिया कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जाके मेरी कंप्लेन कर रहा है, पूरे के पूरे ठेकेदार संघ जाके कंप्लेन कर रहे हैं, पूरे के पूरे जो विभाग हैं वो विभाग अपनी जो डिपार्टमेंटल जो उनका अधिकारी कर्मचारी संघ होता है उन संघों के जरिए से कंप्लेन कर रहा है। आप लोग बोलेंगे मैं अभी तक किसी को कोई इस तरीके के वीडियो ये सब शेयर नहीं किया हूं, लेकिन मैं बहुत गंभीर स्थिति में इस मामले को जिस तरीके से झेल रहा हूं उसका एहसास हमारे साथियों को नहीं है। जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं वो छोटी लड़ाई नहीं है, वो देशव्यापी लड़ाई है। मैंने भले ही मैं इसीलिए हर बार जब भी इस तरीके के टॉपिक आए मैंने इन चीजों को क्लियरिफाई रखने की कोशिश की है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। लेकिन मुद्दा ये है कि हर किसी को एक्सप्लेनेशन तो आदमी तब देगा ना जब कोई आदमी किसी को सुनना चाहेगा, करना चाहेगा, मिलके काम करना चाहेगा। तो मैं आप सभी से बस मतलब मेरा यही कहना है कि इसके लिए मुझे पर्याप्त समय के साथ आप सभी बड़े साथी, वरिष्ठ साथी समय दे। ये इतना छोटा इशू नहीं था जितने तरीके से नकार दिया गया है, और अगर हम इस पर काम नहीं कर सकते हैं, साथ में नहीं कर सकते हैं, हम अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते हैं, तो हमारे संगठन के होने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। हर कोई संगठित तौर पे काम कर रहा है, हमारे खिलाफ काम कर रहा है, पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है जहां पे 200-400 कर्मचारी काम करते हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले 200-400 ठेकेदारों के संघ हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है तो मेरे को रोके कैसे, लीगल तरीके से मेरे को रोक नहीं सकते, क्योंकि लीगल तरीके से मैं पूरी चीजों को क्वालिफाई कर रहा हूं काम करने के लिए।
वो मेरे को कहीं पे बैठने से नहीं रोक सकते, मेरे को जानने से नहीं रोक सकते, मेरे को करने से नहीं रोक सकते। उन लोगों के यहाँ तो ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं पीडब्ल्यूडी में कि आपको एक ही काम के लिए 2-2 बार पैसे मिलेंगे। एक ही काम जो आपको करना ही नहीं है उसके लिए भी पैसे का प्रोविजंस है। पैसे जिस तरीके से निकालना है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। मतलब कहीं पे अगर पाइपलाइन डालनी है 20 मीटर, सामने वाला 40 मीटर लिख के पैसे निकाल रहा है। तो हमने सब चीजों को, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में मैंने एक नया यूएसआर अपने लिए, मेरे लिए सिर्फ बना के देना पड़ा। उनको इतना प्रेशर पड़ गया कागजों में कि उनको नया यूएसआर देना पड़ा, नई ड्राइंग देनी पड़ी, नई एस्टिमेशन जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड हैं वो तय करने पड़े। ये सारी चीजें जो हैं अधिकारियों के, ठेकेदारों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि उनकी जो बीच की मार्जिन थी, जो वो उसमें से गैप करके निकालते थे, वो सब कम होते जा रहे हैं, जबकि पैसों के लेन देन में कोई कमी नहीं हो रही है। इस कारण ये पूरा का पूरा मामला है। और इसमें मेरे साथ जो दुर्घटना 23 तारीख को हुई है, उसमें मेरे पास एक नहीं 2 बार हमले हुए हैं, डिपार्टमेंट के अंदर हुए हैं। यहां तक कलेक्टर को बताने के बाद कि मेरे हमला हो गया है, एमडी आईएएस ऑफिसर को बताने के बाद कि मेरे ऊपर हमला हो गया है, डिपार्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बताने के बाद, फोन में सारी बातें रिकॉर्डेड हैं। 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई। मतलब क्या वो मेरा वहां पे पूरा वो करना चाहते थे? मैं बचना ही मेरा मुश्किल था। मतलब वो मेरा किस्मत है जो मेरे बच्चे के मेरे को लक से मिलता है। वो उसके पास पता नहीं क्या नेचुरल सुपर पावर है, मैं नहीं जानता। मेरे को अपने बच्चे पे जो चल फिर बोल नहीं पाता है ना, मेरे को उसके ऊपर बहुत भरोसा है। मैंने उसी के कारण इस एक्टिविज्म के उसमें आया था, और आज तक मेरे को हर बार जब जब समस्या आई है वो मेरे लिए आया है। इतने प्रेशर के बावजूद मैं बहुत आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर में मेरी इन लोग गिरफ्तारी करने में सफल भी हो जाएं, अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया तो। कई साथियों ने लगातार फोन किया, मामलों को उठाया, तो उन लोगों ने, पुलिस थोड़ा सा दबाव में है, बैकफुट में है कि वो काम को निष्पक्षता के साथ करे। इसके कारण से और प्रशासन खलबला गया है, और वो जो है कुछ भी मनगढ़ंत जानकारियां दे रहा है कि मैंने वहां पे गुंडागर्दी की, मैंने वहां पे लोगों को मारा पीटा, जबकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे पास ऐसे कोई साधन है भी नहीं। मेरी स्थिति जो है वो भी मेरे साथियों को मालूम है। मैं तो 4-5 साथियों की ग्रुप बना के भी मीटिंग में कभी शामिल नहीं रहता। जो है हम काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और देश के लिए करते हैं। उसके पीछे भी जो रीजन है वो मेरा बच्चा ही है। मेरे बच्चे के साथ जिस तरीके के इश्यूज हुए थे, उन कारणों से मैं एक्टिविज्म में आया था। बाकी अगर आप लोगों को साथ देना है तो खुलकर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग खुलकर साथ नहीं देंगे तो हमारे संगठित रहने का कोई अर्थ नहीं रहता है। क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों, क्योंकि हमारे साथियों के पास या हमारे पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, हम लोग कोई बहुत रसूखदार लोग नहीं होते हैं। हम लोग के पास सिर्फ हमारी ईमानदारी होती है और हमारे जो मुद्दे होते हैं वही होते हैं। लेकिन जो हमारे सामने खड़े हैं उन लोगों के पास पैसे भी होते हैं, रसूख भी होती है, राजनीतिक पहुंच भी होती है। और डेफिनेटली हर बार जब भी हम किसी घटना या घोटाले को खोलने आते हैं या किसी भी चीज को सिस्टम में सुधार करने आते हैं, तो सबसे पहले उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जहां पर हमारे पास ना पैसे होते हैं, ना सहायता होती है, ना सोर्स होता है। अगर हम संगठित भी नहीं रह पाए तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमें अंदर घुस के ठीक है काम करना देवेंद्र। पड़ेगा, वरना आरटीआई सिर्फ एक टूल्स बन के ही रहेगा, मशीनरी नहीं बन ठीक है सकती। देवेंद्र अग्रवाल जी, आपका कंसर्न तो अवनदीप सर ने भी सुना है, उनका इसमें क्या ओपिनियन है। प्रवीण पटेल जी भी हैं हमारे बीच में, जो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के, और परहैप्स जो मामले की आप बात कर रहे हैं उसमें तो बहुत ही आपकी मदद भी करेंगे। और लकली वो हमारे बीच में है। अन्य लोग चाहे उतने होते कि ना होते वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्रवीण पटेल जी हैं वो इसमें जरूर बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो क्लैरिटी उनको भी आई कितनी वो स्पष्ट करेंगे। तो एक्चुअली समय रहने से बहुत सारी और भी बातें हो सकती हैं, जब चाहे तब हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आनंद जी, मैं पहले वो इस विषय में कुछ यदि बोलना चाहें तो कुछ सजेशन सुझाव इस जोना विषय जी, मेरा अनुरोध है आपसे कि इस घटना की जितनी आवश्यक है वो जानकारी लेके, जो भी घटनाक्रम देवंत भाई के साथ हुआ, और एक ज्ञापन तैयार किया जाए और उसको जल्दी से जल्दी ईमेल किया जाए वहाँ के, इनके राज्य के चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डीजीपी और जो भी और कंसर्न लोगों को हम ठीक समझे, और उस पर हमारे मान लीजिए शैलेश गांधी जी और भी लोगों के जिन जिन के हम हस्ताक्षर हम सहमति ले सकते हैं, और भी राज्यों के सूचना आयुक्त, पूर्व सूचना आयुक्तों के और प्रमुख लोगों के, और वो जल्दी जल्दी भेजा जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने खतरा बताया कि अब इनकी गिरफ्तारी का भी एक डर है
तो उसमें भी वो एक प्रोडक्शन का एक प्रेशर बनाने का काम करेगा शासकीय तंत्र पे। परवीन भाई, हेलो, शिवानंद जी। हाँ मुक्ता साहब बताइए। मैं परवीन भाई नहीं है क्या? प्रवीण भाई है। हाँ बताइए। जी, मैंने वीडियो आपका नजर नहीं आ रहा था। इस बात का तो मैं बहुत पहले से ये सोच रहा था। एक बार हम लोगों ने नेटकॉन की मीटिंग में इस बात का चर्चा भी किया था कि एडवोकेसी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैंने जो क्रिमिनल है वो हमारे ऊपर इस तरह का कोई ना कोई अटैक करेंगे। तो ये अभी हमारे जो ये देवेंद्र भाई जो अभी ये बोल रहे हैं, तो हम लोगों को एडवोकेसी के लिए सब लोगों को एक ये होना चाहिए, और किसी भी तरह से हम लोगों को उधर माने ये थाने को या वहाँ के एसपी को फर्दन हम लोग अगर ये करें तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसका बेनिफिट उनको मिलेगा। देखिए, अभी जो बात हुई है, आत्मदीप जी और शिवानंद भाई मेमोरेंडम बना ले जी और कॉपी मेरे को भी भेज दे। हमको जो करना है वो हम करेंगे हमारे लेवल पे, और वी विल डू इट टुमारो इटसेल्फ। हम कल ही ऊपर एक्शन हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रवीण भाई, ये इनको मैं मुद्दा जो है चूंकि बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे देवेंद्र अग्रवाल। पहले उनका रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हाँ वही रिप्रेजेंटेशन। सर आप लोग एक मीटिंग बुलाइए प्लीज, इसमें एक मीटिंग बुलाइए आप, जो भी चीजें चाहेंगे, क्योंकि देखिए क्या है कि साथियों को पता ही नहीं है कि ग्रुप इस पर काम करना चाहता है। अगर ग्रुप इसमें काम करना चाहता है तो उस पर एक मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाइए, क्योंकि मुझे तो शंका है, क्योंकि कल जिस तरीके की घटनाएं वहां पे हुई हैं उससे और आगे यहाँ पर जो प्रोसीजर लग रहा है और टफ होते जा रहा है मेरे लिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ तो देवेंद्र अग्रवाल जी, अपन एक चीज कहना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कार्यक्रम में प्रवीण भाई भी जुड़े हुए हैं। वो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के ऑनररी ट्रस्टी हैं, और उनके अंतर्गत पूरे भारत में जितने भी इस तरह से यदि कोई अपराध या ऐसी चीज हो रही है और कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, तो उनका एक इतना स्ट्रॉन्ग लीगल बैकग्राउंड है, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एनजीओज कोलैबोरेटिंग विद देम। और वो जो कह रहे हैं उस पर आप गौर करिए और वो काम आप कर दीजिए, उस पर कार्यवाही हो जाएगी। मीटिंग तो ठीक ही है, मीटिंग बुला करके भी हम कुछ हासिल ना कर पाएंगे। यहाँ तो हमें एक्शन की जरूरत है, तो वो जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं उस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, हमारा ये बिल्कुल कहना है। उनके लीगल उनके जो है बिल्कुल उसका मेरा स्वागत है सर। लेकिन सबसे बड़ी बात जरूरत क्या है कि जैसे अभी तक जो मैं मामले पे कुछ भी अगर थोड़ी सी भी मेरे को राहत मिली है वो सिर्फ साथियों के फोन मात्र से मिल गई। कारण क्या है कि उन लोगों के फोन जाने से ये मुद्दा उन लोगों के लिए, पुलिस वालों के लिए इस तरीके का बन गया कि इस पे काम निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, वरना राष्ट्रीय स्तर से इसमें लोग जुड़े हुए हैं और कोई भी कार्यवाही करने पर, निष्पक्षता के बगैर काम करने पर कई सारी चीजें उन लोगों ने निकाल के दी, कई सारी गड़बड़ निकाल के दी। पुलिस वाले जिस तरीके से मेरे ऊपर एक्शन लेने वाले थे, पहले उन लोगों ने, पुलिस वालों ने कुछ और बोला, बाद में कुछ और बोला, और ये सारी रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर भी किया है उन साथियों ने। तो इस कारण से मैं बोलूंगा कि हमारे सभी साथियों को एक बार ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। एक बार अगर प्रवीण सर वहां पर आ जाए मीटिंग्स में, इन सब चीजों को, टेक्निकलिटी को समझ लें, तो हमको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और देखिए, हम एक संगठित प्रयास करेंगे तो इससे हमारे साथियों का मनोबल भी बढ़ता है। कहीं ना कहीं हमको अपने साथियों का मनोबल भी लेके चलना पड़ेगा सर, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, बिना तनख्वाह के कर रहे हैं, अपने लाइफ को करते हैं, तो सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है हमारा, अपने जीवन में सम्मान। वो सम्मान हमारा इसलिए रहता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कुछ करेंगे देश के लिए, सम्मान हमको मिलेगा, और वो तब मिल पाएगा ना जब हम उसको करेंगे। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ जिससे देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, अगर वो बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी, वो लोगों बात नहीं समझेंगे, तो उसके तो फिर कई इंटरप्रिटेशन होंगी। तो एटलीस्ट मेरी बात पे अनुरोध को स्वीकार किया जाए। ऐसे भी मीटिंग का भी आप लोगों का बहुत वो हो गया, ड्यूरेशन, काफी साथी इसमें से चले गए हैं, तो एक छोटी सी शाम को कर ले, कल सुबह मॉर्निंग कर ले, एक टाइम रख के एक मीटिंग आप कॉल करें, सारे साथियों के साथ कॉल करें जो हमारे भारत देश में साथ में हैं। मैं हर चीज का जवाब क्लियर देने को तैयार हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों को जानकारी देने को तैयार हूँ। बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, जो 70 सालों में पहले नहीं हुआ वो मुद्दा है।
ठीक है, अपन इस पे विचार करेंगे। और ठीक है प्रवीण सर, मैं इसमें बात करता हूँ। और एक मेमोरेंडम ले लीजिए। और कौन सा डिपार्टमेंट है ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में आएगा, पीएचई डिपार्टमेंट है, पब्लिक अच्छा। हेल्थ रायपुर में ममता शर्मा जी को परिचय है आपका? जी है मेरा परिचय। ममता शर्मा जी कुछ मदद कर सकती है? नहीं, ये मामला बहुत बड़ा है सर। ये अब एक्चुअली मैं पब्लिक मंच पर बोलूं तो ये मिनिस्ट्रियल और पॉलिटिकल लेवल पर भी इश्यूज है, क्योंकि जो पैसे जाते हैं, जो 20-20% पैसे जा रहे हैं, उसमें सबके हिस्से होते हैं, हर आदमी वो तो का हम लोग हिस्सा सब होता है। जानते हैं, वो तो भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। नहीं, वही तो बात है कि भ्रष्टाचार नई बात नहीं है, लेकिन उस पे काम कैसे करना है, जो काम करने का तरीका हमने निकाला है। हमने एक तरीके से जो स्ट्रिंग कर ही समझ लीजिए कि हमने एक ठेकेदारी करते हुए में जो स्ट्रिंग किया डिपार्टमेंट के अंदर घुस के, आज जो स्टेट फटाफट काम पे बढ़ रहा था, उसको अपने काम पे बैकफुट पे आना पड़ा। अभी 31 लास्ट कंडीशन पे चल रहा है छत्तीसगढ़। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रेजेंटेशन मैं देना चाहूंगा, लेकिन आप लोग समय निकालें, कोई समय दें, तय करें, और इसमें समय ना लगाएं। मेरे ख्याल से कल ही का कोई समय सुबह का तय कर दे मीटिंग का। चलिए ठीक है, तो इसको डिस्कस आप करके पूरे ग्रुप में सूचित किया और जाएगा। अभी ही उसको शिवानंद शेयर भाई करना जैसा चालू ठीक लगे कर करिए। दें। और मुख्तार भाई, देखिए, अच्छा समय आप निकाले, आप पश्चिम बंगाल से आप इस कार्यक्रम में जुड़े, धन्यवाद आपका। तो ठीक है, फिर प्रवीण भाई इस कार्यक्रम को समापन किया जाए। और कुछ अब हमें वोट ऑफ थैंक्स गिविंग किसको देना है, कोई बचा ही नहीं यहाँ पर फिर भी दो मुख्तार चार। भाई आप ही थैंक्स दे दो। हाँ, मुख्तार भाई ये काम करें। और मैं सबसे पहले तो मुख्तार भाई को थैंक्स देना चाहता हूँ कि ये शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पे जुड़े रहे, इतने तन्मयता ये के साथ। बांग्लादेश बॉर्डर पे नहीं, वो रुके मैं हुए समझ, उनकी भाषा से मैं समझ गया, वो बंगला भाषा का उनका टोन है जो हिंदी बोल रहे थे। तो और हमारे बहुत सारे साथी रहे नॉर्थ हैं। 24 परगना में है। बांग्ला भाषा में बोलूं? अरे अपनी उतना बांग्लादेश बोल ले के बुझबे के। कभी नहीं, आप क्लास लीजिए, फिर हम कुछ आज सीख। का हम लोगों का मीटिंग जो है, इसको बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इतना ही बताऊंगा कि आज का मीटिंग और दिनों की मीटिंग से बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग आज जो है 11 बजे से शुरू हुए और अभी करीब करीब ढाई के करीब होने जा रहा है, 2:20 हो गया। और हम लोग अपने पूरे मन से लगे रहे इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में ये हमारे जो भाई साहब का जो समस्या सामने आया, ये समस्या को हम लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। इसको जैसे भी करके हम लोगों को इस पे कोई ना कुछ स्टेप लेना है। और आज की मीटिंग में जिस तरह से जो हम लोगों ने लेकर के, जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने चाइल्ड राइट्स को लेकर के, आरटीआई का मामले में तो हम लोग हमेशा ही बैठ रहे हैं, मगर ये चाइल्ड राइट्स के ऊपर जो चला मामला, और सबसे बड़ी बात ये हुई जो कि अपना जो चाइल्ड लाइन वाला जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उस पर भी चर्चा हुआ। इस चर्चा को हम लोग को और विस्तार रूप से आगे बढ़ा करके और जानकारी हम लोगों को साथ में मिल करके शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। मैं भी आरटीआई से तो बहुत ही आगे ये नहीं था, क्योंकि पुलिस टॉर्चर ये स्टेट पर हम लोग काम करते थे, तो इसकी हम लोगों की बहुत जरूरत है। तो इसलिए हम लोग का अगला प्रोग्राम जो होगा और अच्छा से अच्छा करने के लिए कोशिश करें। और जितने हमारे पार्टिसिपेंट थे, जो हम लोगों के साथ शुरू से लेकर अभी तक जुड़े रहे, सबका मैं थैंक्स करूंगा। और जो हमारे ये सब साथी जो अपना अपना जो ये करके शेयर किए, उनका भी हम बहुत बहुत थैंक्स करूंगा। और चूंकि बहुत काफी समय हो चुका है, इसलिए हम सभी का धन्यवाद करते हुए शिवानंद जी से कहूंगा कि हम लोग अपने प्रोग्राम को बस समेट ले। इसी के साथ धन्यवाद हमें थैंक्स बोलने के लिए। मुख्तार भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रवीण भाई, आत्मदीप सर जी भी अभी तक जुड़े थे लास्ट तक, शुरू से लेकर अंत तक। और आप हमारे बहुत विशेष मार्गदर्शक हैं और कार्यक्रम में हमेशा ही
आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो कौन सी बात थी? अभी बहुत कम लोग बचे हैं। अब तो बहुत लंबा हो गया है, मतलब बात करना है, करेंगे। आप जो है आत्मदीप सर कुछ बोलना चाह रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम एक बात आपसे पूछेंगे, बताइए सर। आप, हाँ वो याद नहीं, हमको भी नहीं आ रहा क्योंकि उस टाइम स्लिप कर गया है। जी जी, आप आत्मदीप सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आत्मदीप सर, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। देखिए, एक तो ये बात और आप सबके साथ साझा करना चाहेंगे कि इन विकसित देशों में बच्चों का ध्यान रखने का, बच्चों के हितों का, सुरक्षा का सब ध्यान रखने का कितना ख्याल किया जाता है। इसका एक उदाहरण हमने अमेरिका में देखा कि बच्चे का स्कूल उसके घर से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं हो सकता है। स्कूल के 10 किलोमीटर के दायरे में जो बच्चे रहते हैं उन्हीं का उस स्कूल में एडमिशन होगा। अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को दूर के स्कूल में एडमिट कराना है तो उस स्कूल के 10 किलोमीटर दायरे में जाके घर लेना पड़ेगा, ताकि बच्चे को आने जाने में दिक्कत ना हो, उसकी सुरक्षा करना। दूसरी बात, ये शिवानंद जी से एक सवाल पूछना चाहेंगे जिसका जवाब न भी दें तो चलेगा, कि आप शादी नहीं बनाए हैं इसलिए बच्चे भी नहीं हैं, फिर ये बच्चों का ख्याल आया कैसे आप? ये जो है प्रवीण भाई इसका जवाब देंगे। बड़ा मुश्किल सवाल है और जवाब इसका बहुत आसान है, जितना मुश्किल उससे ज्यादा आसान जवाब है। कि सबके घर में अपने अपने बच्चे सामने होते हैं तो उनको ध्यान नहीं आता है, मगर जिनके घर में नहीं है वो तो सबका ख्याल रखता है। हाँ, तो सारे शिवानंद भाई के साथ यही है कि चलो भाई देख रहे हैं बच्चों की परेशानी, तो बोले चलो कोई नहीं उठाए तो मैं ही उठा लूं। बिल्कुल सही बात है कि हमारे खुद के बच्चे हो तो हमें ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के थोड़ी कर रहा होता। मैं भी अपना घर परिवार देख रहा होता। तो एक बात तो है कि आदमी जब कुछ थोड़ा सा फ्री है तो ज्यादा बेहतर ढंग से डिवोट कर सकता है सोशल वर्क के लिए। और अच्छा लगा कि बहुत सारे टॉपिक थे जो सकते हैं, आप काफी सारे झंझटों से मुक्त हैं। हाँ, तो झंझट से मुक्त कहाँ है, झंझट तो पाल के रखे। श्रीमान जी, शिवानंद जी का तो पूरा ही परिवार अपना जो सारे जुड़े हुए हैं, यही परिवार है, यही बाल बच्चे हैं, इससे ज्यादा और क्या है। सही बात है। अभी जब आदमी सोसाइटी में कार्य करता है तो सब सोसाइटी ही तो परिवार है एक तरह से, और हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं है। और बहुत अच्छा। शिवानंद जी, 2 प्रोग्राम के बारे में यदि इजाजत हो तो बताऊं? बिल्कुल सर, स्वागत है, बताइए। अगले शुक्रवार का रोज शाम को 5 से 7 ये हम लोग का ग्राम न्यायालय के ऊपर प्रोग्राम होगा। जो ग्राम न्यायालय के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये बिहार सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, जो हमारी बुधार सोसाइटी है, उनके बैनर में हो रहा है, तो हिंदी में होगा ये। उनका ये कहना था कि ये जो बुधवार को हो रहा है गुजराती में होता है तो हम लोग को पल्ले नहीं पड़ता है, तो हिंदी में करो। तो फिर हमने कहा कि आप ही करिए, हम लोग साथ में सब अरेंज कर लेंगे। तो बुधवार, सॉरी, ये है शुक्रवार शाम को 5 से 7, और शनिवार को जुडिशरी के ऊपर है, कि जिसके अंदर हम लोग का क्या वर्चुअल कोर्ट के ऊपर में जा रहे हैं। पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के जो वाइस चेयरमैन चौहान साहब हैं और फॉर्मर चीफ जस्टिस जवेरी जो है कल्पेश जवेरी, वो दोनों भी आएंगे। वो होगा 11 तारीख को। तो ये नेक्स्ट सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे 3, 4 और 11 3 प्रोग्राम है अभी हम लोग के आगे। तो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मैं बैनर और आपका लिंक शेयर कर लूंगा, जो आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं ये भी आग्रह करूंगा कि 1-2 कार्यक्रम में जैसे वर्चुअल कोर्स तो भी चलते जाएंगे 1, 2 और इसी तरह से भी चलते जाएंगे आगे। आप कनक तिवारी जी को ले आओ, अच्छा होगा। हाँ, कनक तिवारी सर को एक कार्यक्रम में अपन लाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी अगले हफ्ते का कार्यक्रम हमारा आरटीआई और अगले हफ्ते में नहीं आएगा, उनको कम से कम 15 दिन के बाद ही वो तारीख देंगे। कोई बात नहीं है उसको, उनको आप 15 दिन से समय लेके ही करिए। और जैसे हमारे बीच में आत्मदीप सर हैं, राहुल सर हैं, तो इनको भी आप अपने उन कार्यक्रमों में कभी मतलब हम लोग आरटीआई पे जब स्पेशली करना पड़ेगा हमें, रखिए कुछ इस तरह से, और करेंगे उसको। जुड़े हुए लोग जो जुड़ते हैं तो उनके लिए भी एक होगा कि उनको भी आरटीआई का एक अच्छा वो मिलेगा, मतलब आरटीआई के प्रति लोगों में करेंगे वो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो भविष्य में हम लोग बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरे के कोलैबोरेशन में कार्यक्रम करते रहेंगे। और बहुत आज खुशी की बात है कि पूरे देश से लोग जुड़ते हैं और एक परिवार की तरह ये सब चल रहा है और इसी तरह से चलता रहे और आप सबका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अगले संडे को फिर मिलते हैं। नमस्ते सभी को धन्यवाद। नमस्ते। महंत सर एम ए अंसारी झारखंड से, नमस्कार महंत सर। हाँ नमस्कार अंसारी जी, कुछ कहना है आप? और हाँ, बहुत अच्छे आशीर्वाद है सर आपका गुरुदेव महंत सर। और परवीन साहब को भी मेरा बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको भी धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद, हार्दिक बधाई। ओके, थैंक यू सर। चलिए नमस्ते।